हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर वन की कहानी के ऊपर। तो दोस्तों, 28 जून 1914 में ये जंग शुरू हुई थी, जब एक स्कूल में पढ़ने वाले 19 साल के लड़के की हत्या से होती है। और इस असैसिनेशन से ही जंग की शुरुआत होती है। और ये जंग टोटल 4 साल तक चलता है। 2 करोड़ लोगों की जान जाती है और बहुत सारे एंशिएंट एम्पायर्स ख़त्म हो जाते हैं इसी जंग में। एक ऐसा युद्ध जिसमें ढेर सारी कंट्रीज में जंग छिड़ जाती है, जिसमें हर एक कंट्री में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो आज हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करने वाले हैं, जो एक महायुद्ध के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया है। सुनने में काफ़ी अजीब सा लगता है कि एक मर्डर से एक बड़ा सा जंग छिड़ जाता है और जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। अगर वो एक असैसिनेशन नहीं होती तो क्या दुनिया में जंग ही नहीं होते। जितना हम लोग सोचते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। किसी भी कंट्री से जंग होना एक सिंगल रीजंस की वजह से नहीं होते हैं। इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी चेन रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा विश्व युद्ध होता है। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, जो एक असैसिनेशन था वो बस एक स्पार्क था, एक चिंगारी था। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो एक ट्रिगर काफ़ी होता है एक तबाही बचाने के लिए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ है। यहाँ पे एक रीजन वो असैसिनेशन भी था जो स्पार्क दिया, इस पूरे भूसे के ढेर में आग लगाने जैसा था। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। साल 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था, जिसके बीच में बड़ा सा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, जो आज के ऑस्ट्रिया और हंगरी से काफी बड़ा था साइज में। और ऊपर जर्मनी एम्पायर भी था, जो आज के जर्मनी से बहुत ज्यादा बड़ा था। उस वक्त पोलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और रशिया में रशियन एम्पायर था, टर्की में ऑटोमन एम्पायर था, और साथ में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त ज़्यादातर देश मोनार्किस थे, यानी कि किंगशिप रूल चलती थी, राजा महाराजाओं का राज था। उस वक्त यूरोप में सिर्फ 3 ही कंट्रीज थी जिसमें डेमोक्रेसी थी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और सैन मैरिनो में। अब ईस्टर्न यूरोप में कुछ देश हैं, जैसे सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बुल्गारिया। इन्हें हम बाल्कन कंट्री कहते हैं। याद रखिएगा, इनका सबसे ज़्यादा अहम रोल था हमारी कहानी में। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1878 से, जब रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर में एक भीषण जंग शुरू होती है। रशियन एम्पायर एक तरफ था और ऑटोमन एम्पायर एक तरफ था। रशियन एम्पायर इन बाल्कन कंट्री को हेल्प कर रहा था ताकि वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो सके। इस जंग के कंक्लूजन में ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की गई। इस ट्रीटी के अनुसार ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को हक दिया गया था कि बोस्निया और हेर्जेगोविना का जो रीजन है उसे एडमिनिस्ट्रेट कर सके टेम्परेरली, और ऑफिशियली वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा है। ऐसा एक ट्रीटी बनी थी। लेकिन साल 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बोस्निया और हेर्जेगोविना को एनेक्स कर लिया, इन्वेड कर दिया। उस समय में एक पॉलिटिकल कार्टून बहुत ज़्यादा फेमस था, जब ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान सिर झुकाए हाथ फैलाए खड़े हुए। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर में काफ़ी इंटरनल क्लैशेस चल रही थी, और इसी बीच में बुल्गारिया ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद हो गया। ये जो बोस्निया और हेर्जेगोविना कंट्री है, ये 400 साल तक ऑटोमन एम्पायर के अंडर थी। अब ये आज़ाद होने के बाद फिर से एक दफ़ा गुलाम बन गई ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की। ऑब्वियसली बोस्नियन पीपल काफ़ी ज़्यादा इससे नाराज़ थे, और साथ में सर्बिया भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था इस इंसिडेंट को देख के, क्योंकि सर्बिया और बोस्नियन पीपल में ना कि सिर्फ जियोग्राफिकल कनेक्शन था, बल्कि साथ ही साथ में एथनिक कनेक्शन भी था। बोस्निया और सर्बिया में बहुत सारे लोग स्लाविक कल्चर को फॉलो करते हैं। ये उनका एक कॉमन कल्चर था, और इसी से वो लोग आपस में रिलेट कर पाते थे। अब इस कंट्री पे कब्जा करने से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने रशियन फॉरेन मिनिस्टर से ऑलरेडी बात कर ली थी कि रशिया इससे ऑब्जेक्ट ना करे कि हम इस कंट्री पे कब्जा करने वाले हैं। इनफैक्ट रशिया इस बात से अग्री कर गया था, क्योंकि रशिया को इन रिटर्न कुछ और चाहिए था। इस नक्शे को देखिए, इसमें है ब्लैक सी और सी ऑफ मारा मारा। बीच में स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस गुजरता है, जो इस्तांबुल को 2 में डिवाइड करता है, और ये पार्ट ऑटोमन एम्पायर के पास था, जिसे रशिया छीनना चाहता था। तब रशिया ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर से कहता है कि हम इस पे कब्जा जमाएंगे, तुम हमें ऑब्जेक्ट मत करना इस बात के लिए। तुम चाहो बोस्निया देश पे कब्जा जमा लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मतलब इन
इन रिटर्न लेन देन बार्टर सिस्टम चल रही थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, रशिया में बहुत सारे स्लाविक पीपल रहते थे। इस वजह से कि रशिया ऐसा करने दे रहा है, रशिया के अंदर इंटरनल रियॉट्स शुरू हो गए कि रशिया कैसे अग्री कर सकता है कि ऑस्ट्रो हंगेरिया एम्पायर स्लाविक लोगों के ऊपर कब्जा जमा सके। यहाँ पे फीलिंग्स की बात आती है। तब क्या होता है, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट पे उतर जाते हैं, जिस वजह से रशिया काफ़ी इंटरनली वीक पड़ जाता है और मजबूरन अपने लोगों की बात सुननी पड़ती है। सीक्रेट ट्रीटी के बावजूद भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने सर्बिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब साल था 1909। अब ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जर्मनी की तरफ देखता है और पूछता है कि अगर हमने सर्बिया देश पे कब्जा कर लिया और इस बीच में रशिया अपना टांग अड़ाया तो क्या आप हमारी मदद करेंगे। फिर जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगेरिया के फेवर में बोलता है कि हम तो पुराने दोस्त हैं, अलाइस हैं, हम डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। सिमिलरली दूसरी साइड रशिया फ्रांस से बोलता है कि देखो, ऑस्ट्रो हंगेरिया एम्पायर बोस्निया पे कब्जा कर लिया। जब सर्बिया ने ऑब्जेक्ट किया इसका, तब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया के ऊपर भी कब्जा कर रहा है, वो भी जर्मनी के साथ मिलकर। तो ऐसा हम करते हैं कि हम दोनों साथ में मिलकर जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। बट फ्रांस रिफ्यूज कर देता है कि मुझे क्या लेना देना है बोस्निया से। तब रशिया को मजबूर होकर बोस्नियन एनेक्सेशन एक्सेप्ट करना पड़ता है। अभी तक इतना ही था और इस जगह पे वर्ल्ड वॉर होने का खतरा टल जाता है। फिर आता है असैसिनेशन ऑफ फर्डिनेंड। असल में बात क्या है कि बोस्निया के ऊपर कब्जा हुआ है, तो जाहिर सी बात है बोस्निया के लोग चुप नहीं बैठेंगे। वहां पे एक अलग ही मुहिम चल रही थी, यंग बोस्निया। ये एक स्टूडेंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप है जिनकी सर्बियन लोग मदद कर रहे हैं। इनका मकसद था एक आजाद देश बनाना, यानी एक फ्री बोस्निया कंट्री। इनका पर्पस सिर्फ बोस्निया और हेर्जेगोविना को आजाद कराना ही नहीं है, बल्कि सर्बिया के साथ जुड़ना भी है। ये चाहते हैं एक सेपरेट नेशन बनाए, यूगोस्लाविया। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के जो प्रिंस हैं फर्डिनेंड, वो अपनी वाइफ सोफी के साथ बोस्निया की एनेक्स टेरिटरी में सफर करने जा रहे थे। फिर 6 बोस्नियन रेवोल्यूशनरीज ने प्लान किया कि वह इनको मारेंगे। सुबह के 10 बजे एक रेवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था कैब्रिनोविक। वह क्या करते हैं कि प्रिंस के गाड़ी के ऊपर बॉम्ब फेंकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली गाड़ी के ऊपर बॉम्ब बाउंस कर जाता है और जाके बाजू की स्ट्रीट में गिर जाता है, जिसकी वजह से 20 लोग घायल हो जाते हैं। फर्डिनेंड अपनी जान बचा के निकल जाते हैं वहां से और शॉक में आके जिस मीटिंग में वो जा रहे थे उस मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं। फिर बोस्नियन मेयर से बोलते हैं कि हम आपके शहर विजिट करने आए और आपने हमारा स्वागत बॉम्ब से किया, ये तो काफ़ी ज़्यादा रेबेलियस आउटरेजियस है। प्रिंस अपना मीटिंग कैंसिल करके हॉस्पिटल जाते हैं ताकि वह इंजर्ड लोगों से इंटरेक्ट कर पाए। हॉस्पिटल के रास्ते में इनकी गाड़ी गलती से एक गलत टर्न ले लेती है। जब गाड़ी ये वापस रिवर्स कर रहे होते हैं तब ये रियलाइज करते हैं कि ये तो एक रेवोल्यूशनरी के सिर्फ 5 फीट के दूरी पे आ गए हैं। एक 19 साल का स्टूडेंट गैब्रिएलो प्रिंसिप, यही वो आदमी है जो गोली चला देता है फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी पे और हत्या कर देता है ऑस्ट्रो हंगेरियन प्रिंस की। गैब्रिएलो प्रिंसिप को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाता है, बट इसका 2 महीना कम था 20 साल उम्र होने में, जिसकी वजह से और लॉ के हिसाब से फांसी नहीं दी जा सकती। 20 साल जेल दी जाती है गैब्रिएलो प्रिंसिप को इस असैसिनेशन के लिए। और ट्रायल के दौरान ये कहते हैं कि ये एक यूगोस्लाव नेशनलिस्ट हैं और कहते हैं कि मेरा एम है सारे यूगोस्लाव नेशंस को यूनाइट करना, और कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है यूगोस्लाव किस नेशन का हिस्सा बनेगा, बट फिलहाल उन्हें ऑस्ट्रिया से आजादी चाहिए। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के महाराज इस घटना को देख के आग बबूला हो जाते हैं और वह सर्बिया के ऊपर जंग छेड़ देते हैं। अब रशिया देखता है कि सर्बिया के ऊपर हमला हो रहा है, तो रशिया पहुंचता है सर्बिया को बचाने, और जर्मनी देखता है कि रशिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ जंग छेड़ रहा है, तो जर्मनी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को बचाने आगे बढ़ता है। इस दौरान फ्रांस भी चुप नहीं बैठता है और पहुंच जाता है रशिया और सर्बिया की मदद करने। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चेन बन गई है जिसे चेन ऑफ फ्रेंडशिप कहा जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक कार्टून है, इस इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए बनाया गया था। इटली यहाँ पे ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के साथ अलायंस में था, बट इटली अपने अग्रीमेंट से पीछे हट जाता है, क्योंकि अग्रीमेंट में था कि अगर हमारे देश पे कोई हमला करता है तब जाके हम सपोर्ट में आएंगे। लेकिन यहाँ पे तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया सीधा इन्वेड करने लग रहे हैं सर्बिया में, खुद से हमला कर रहे हैं, इसीलिए इटली पीछे हट रहा है।
लेकिन यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर की रशिया से ऑलरेडी दुश्मनी चल रही थी, तो इस वजह से ऑटोमन एम्पायर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की मदद करने के लिए सामने आता है। अब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, क्योंकि रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन की एक ट्रीटी थी जिसे ट्रिपल एंटेंटे कहा जाता था। उसके वजह से ब्रिटेन का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया, जिसकी वजह से एक बड़ी जंग शुरू हो जाती है, द ग्रेट वॉर बिगिंस, जहाँ पे ये सारी कंट्री एक दूसरे के साथ जंगे मैदान में उतर जाते हैं। बाद में यूएसए और जापान भी इस जंग में उतर जाते हैं ब्रिटेन और फ्रांस के सपोर्ट में। और इसी तरह जिस जिस कंट्री पे ब्रिटेन का राज था, वो कंट्री भी ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, क्योंकि ब्रिटेन को सोल्जर्स की जरूरत थी और सबसे आसान ऑप्शन है जिस कंट्री को गुलाम बनाया है वहाँ के आदमियों को इस्तेमाल किया जाए एज अ सोल्जर। तो इसी वजह से बहुत सारे इंडियन सोल्जर भी वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किए थे बिहाफ ब्रिटेन। तो कुछ इस तरह वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है।